लेकिन सैनिक के साथ ऐसी स्थिति आ जाती है जब उसे शरीर को ही दांव पे लगाना पड़ता है। अब ये काम कोई भी और पेशेवर नहीं करता। आप कह रहे हैं कि उसने सीमा पे गोली खाई है तो क्या हुआ, वो पैसे भी तो लेता था। तो मैं कह रहा हूँ पैसे जितने सैनिक को मिलते थे मैं उससे आपको 10 गुने दिए देता हूँ, कहिए आप देंगे मुझे अपनी जान? तो ये बेतुके तर्क मत करिए। एक ज़रा सी खरोंच लग जाती है हम उसका ख्याल करने लगते हैं, थोड़ी सी चोट लग जाती है तो दिन भर हमारे सर पर नाचती है। धन गंवाना, प्रतिष्ठा गंवाना, ज्ञान गंवाना, परिवार गंवाना, इन सबसे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है देह गंवाना। जो देह गंवाने के लिए जानते बूझते तैयार हो रहा हो उस आदमी में थोड़ी तो खासियत होगी। प्रश्न करता है उषा शर्मा, 44 वर्षीय हैं। कहती हैं कि वो मूलतः बिहार से हैं पर पिछले 15 वर्ष से दिल्ली में हैं। उनके छोटे बेटे ने अपनी अधिकांश शिक्षा दिल्ली से ली है और अब वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। कहती हैं हमारे पिताजी सेना में थे, युद्ध भी लड़े थे और हमारे घर में फ़ौज और सैनिकों की बड़ी इज्जत रही है। पर अब पिछले कुछ साल से बेटा कहता है कि सरकारी या प्राइवेट नौकरी करने वाला एक आम कर्मचारी भी तो तनख्वाह लेकर अपना काम करता है और सैनिक भी तनख्वाह लेकर अपना काम करता है, फिर सैनिक को अधिक सम्मान देने की क्या ज़रूरत है? बेटा कहता है कि सेना और राष्ट्र को लेकर लोग बेकार ही भावुक होते रहते हैं और वो मुझसे बहस करता है कि काम और काम में कोई अंतर नहीं होता, तो किसी एक काम को करने वाले को खास महत्व या इज्जत देना आवश्यक नहीं है। तो मुझे उसकी बातें बुरी तो लगती हैं पर उसे समझाने के लिए मेरे पास कोई सटीक तर्क नहीं होता, मदद करें। उषा शर्मा, उषा जी, क्या एक सैनिक तनख्वाह लेता है तो तनख्वाह लेने की वजह से वो किसी भी अन्य पेशेवर के ही स्तर पर आ गया? लोगों का अक्सर तर्क ये होता है भाई कि कोई भी आदमी है, कोई आदमी है, कोई सरकारी दफ्तर में काम कर रहा है, वो कोई प्राइवेट कंपनी में सेल्स की नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो भी पैसे लेता है और पैसे लेके काम करता है, वैसे सैनिक भी पैसे लेता है और पैसे लेके काम करता है। चलिए ज़रा इस बात का गहराई से अन्वेषण करें। आप पैसे लेते ही किसके लिए हो? पैसा माने धन, ठीक? वो क्या खरीद सकता है आपके लिए? वो आपके लिए कोई सुदूर सत्य तो खरीद कर ला नहीं सकता। पैसे से आप क्या खरीदते हो? चीज़ें। क्या? चीज़ें। पैसे से वस्तुएं और सेवाएं ही खरीदी जा सकती हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज, और तो आप कुछ खरीद नहीं सकते। सब सेवाओं का और वस्तुओं का उपभोक्ता कौन होता है? आप पैसा लेके गए बाजार, उस पैसे से आपने आलू खरीदा और बाल कटवाए। आलू खरीदा माने आपने चीज़ों का क्रय किया और बाल कटवाए माने आपने सेवाओं का क्रय किया, ठीक है ना? गुड्स सर्विसेज दोनों आ गए। ये जो आलू खरीदा ये कहाँ जाना है? शरीर में। और ये जो बाल थे ये भी कहाँ थे? शरीर में।
तो आप जो भी काम करते हो, जिसके लिए आप तनख्वाह लेते हो, वो आप काम करते ही किसके लिए हो? शरीर के लिए। भाई आपको जो धन मिल रहा है, चलिए आप काम किसी और वजह से करते होंगे, आपका दावा होगा, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन आपको जो पैसा मिलता है उस पैसे से तो आप अधिकांशतः जो भी लाभ उठाते हो वो लाभ शरीर के लिए ही होता है ना। आप उस पैसे से घर बनवा लोगे, घर में कौन रहेगा? आपका शरीर ही रहेगा। उस पैसे से आप कपड़े खरीद लोगे, कपड़े कौन खरीदेगा? शरीर पहनेगा कपड़ों को। आप उस पैसे से गाड़ी खरीद लोगे, गाड़ी में कौन चलता है? शरीर चलता है। यहाँ तक कि आप ये कहोगे नहीं साहब उस पैसे से मैं इज्जत कमाता हूँ, उस पैसे से मुझे समाज में मान सम्मान मिलता है, तो उस मान सम्मान का भी अनुभव करने वाला आपका मस्तिष्क ही तो है ना। मस्तिष्क ना हो तो क्या आपको सम्मान अपमान किसी का भी अनुभव होगा? मस्तिष्क भी कहाँ है? शरीर में। तो पैसे से आप शारीरिक लाभ या सुखी तो उठाते हो, पैसा शरीर के लिए होता है। जो भी आदमी नौकरी करने निकलता है, अगर वो उस नौकरी से पैसा पाता है तो पैसा होता है शरीर के लिए। लेकिन जो सैनिक है उसके साथ एक बहुत उल्टी या आगे की चीज़ हो जाती है। वो शरीर के लिए चलिए आपसे तनख्वाह तो ले रहा है, लेकिन बहुत मौके ऐसे आते हैं जब वो शरीर को ही दांव पे लगा देता है। तो सैनिक की और किसी आम कर्मचारी की स्थिति का अंतर समझिएगा। आम कर्मचारी शरीर के लिए पैसा कमा रहा है, वो शरीर को ऊपर रख रहा है। अगर शरीर ऊपर है उसके लिए पैसा आएगा, शरीर को सुख मिलेगा, शरीर का काम धंधा चलेगा। लेकिन सैनिक के साथ ऐसी स्थिति आ जाती है जब उसे शरीर को ही दांव पे लगाना पड़ता है। अब ये काम कोई भी और पेशेवर नहीं करता। आप कहेंगे लेकिन साहब जो लोग फौज में जाते हैं उनको तो पहले से ही पता होता है ना। ऐसे तर्क अक्सर दिए जाते हैं, कहते हैं ये तो प्रोफेशनल रिस्क है। जब आप फौज में जा रहे हो तो आपको पहले ही पता है कि गोली खाने की नौबत आ सकती है, तो आपको तनख्वाह भी उसी मुताबिक दी जाती है। साहब आपको मैं कितने पैसे दे दूं तो आप अपनी जान मुझे दे देंगे। तो ये बेतुके तर्क मत करिए। तर्क ये है कि जब आदमी फौज में जा रहा है तो उसको पहले ही पता है कि कभी गोली खाने की नौबत आ सकती है, तो वो तो जानते बूझते जा रहा है फौज में, फिर उसे विशेष सम्मान देने की क्या ज़रूरत है? और अगर वो गोली खा भी लेता है तो इसमें ज़्यादा भावुक होने की क्या ज़रूरत है? तो जो लोग ऐसा तर्क देते हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ बताइए आपको कितने पैसे दूं तो आप अपनी जान मुझे दे देंगे? आप कह रहे हैं कि एक छोटी सी तनख्वाह की खातिर सैनिक अगर सीमा पर गोली खा रहा है तो इसमें विशेष बात क्या है? ठीक। और सैनिक को कितनी तनख्वाह मिलती है? लाखों करोड़ों तो मिलते नहीं, साधारण सी उसकी तनख्वाह। आप कह रहे हैं कि उसने सीमा पे गोली खाई है तो क्या हुआ, वो पैसे भी तो लेता था। तो मैं कह रहा हूँ पैसे जितने सैनिक को मिलते थे मैं उससे आपको 10 गुने दिए देता हूँ। कहिए आप देंगे मुझे अपनी जान? अच्छा मुझे मत दीजिए, आप सीमा पर भी जान देंगे अपनी? आप तब भी नहीं देना चाहेंगे। तो लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, पर सैनिक भी कौन सा जानते बूझते देता है? वो कौन सा मरना चाहता था, वो तो गोली लग गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसे पता होता है कि वो जो काम कर रहा है, जिस मिशन में जा रहा है, जिस अभियान पर निकला है, उसमें निश्चित रूप से खतरा है। तो आप कितने भी तर्क दे लें, थोड़ा अगर आप सद्बुद्धि लगाएंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि आदमी का जो गहरे से गहरा तादाद में होता है वो होता तो शरीर से ही है ना। और जो आदमी ऐसा पेशा चुने जिसमें शरीर को ही गंवाने का खतरा हो, उस आदमी को कुछ तो मूल्य मिलना चाहिए। अध्यात्म भी क्या सिखाता है? आदमी का बड़े से बड़ा अहंकार, अहंकार माने किसी चीज़ से जुड़ाव, तादाद में क्या होता है? देहाभिमान। अध्यात्म यही सिखाता है ना हम देहास्मि। क्योंकि बच्चा पैदा होते ही अपने आप को क्या मानना शुरू कर देता है? देह। हम सब जीवन भर अपने आप को क्या मानते हैं? देह। एक ज़रा सी खरोंच लग जाती है, हम उसका ख्याल करने लगते हैं। थोड़ी सी चोट लग जाती है तो दिन भर हमारे सर पर नाचती है।
और अगर आप उनमें से हैं जो अपने शरीर को आकर्षक वगैरह बनाकर रखना चाहें, तो आपके मुंह पर ज़रा सा दाग धब्बा आ जाए, फोड़ा फुंसी आ जाए, देखिए आपको कितना बुरा लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि हमारा जो मूल तादात्म्य है, हमारी जो प्रारंभिक ही पहचान है, वो शरीर से है। आई एम द बॉडी। तो किसी के लिए भी और कुछ खोना फिर भी आसान है, शरीर खोना सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा कलेजे का, सबसे ज़्यादा वीरता का काम है। भाई आप और चीज़ें खोते हो, कम से कम आपके पास वो तो बचा रह गया ना जो उन चीज़ों का भोग करता या अनुभव करता। वो चीज़ें कभी दोबारा आ जाएंगी। लेकिन शरीर को खोने का मतलब होता है कि आपने अपना वो उपकरण ही खो दिया जो कि किसी भी चीज़ का कभी भी भोग करता। माने कि अब आपके लिए संसार ही नष्ट हो गया। तो धन गंवाना, प्रतिष्ठा गंवाना, ज्ञान गंवाना, परिवार गंवाना, इन सबसे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है देह गंवाना। जो देह गंवाने के लिए जानते बूझते तैयार हो रहा हो, उस आदमी में थोड़ी तो खासियत होगी। बेटे को ये बातें सिखाइए, दिल्ली की हवा में आकर के कुछ मूलभूत चीज़ें वो भूल गया है। बिहार में लोग ये चीज़ें नहीं भूलते हैं। पूरब में जो बहुत ज़मीनी बातें होती हैं वो लोगों को पता होती हैं, भले ही आसमानी सुख सुविधाएं और पैसा लोगों के पास ना हो, लेकिन ज़मीनी बुद्धि ज़रूर होती है। दिल्ली का मामला थोड़ा अलग है। ये जो प्रचलित मुहावरा है कि काम और काम में कोई अंतर नहीं होता, ये बहुत उथला है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। करने वाले के सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं, सही काम करना, गलत काम करना। ऐसा काम करना जो बहुतों की मदद करेगा, और ऐसा काम करना जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हो। ऐसा काम करना जो खुद को और दूसरों को मुक्ति की और होश की तरफ ले जाता हो, और ऐसा काम करना जो खुद को और दूसरों को बंधनों की ओर और बेहोशी की ओर ले जाता हो। तो काम और काम में अंतर तो होता ही है, क्योंकि कर्ता की एक अवस्था और दूसरी अवस्था में अंतर तो होता ही है। आप प्रेम के भाव से एक काम कर रहे हैं, आप घृणा के भाव से एक काम कर रहे हैं, आपके मन की इन दोनों अवस्थाओं में अंतर है ना, या एक ही है? आपके दिमाग पर ईर्ष्या, द्वेष, किसी किस्म की हिंसा चढ़ी हुई है। इस समय आपका उद्देश्य ही एक है कि किसी तरीके से सामने वाले को नीचा दिखा दूं, उसका नुकसान कर दूं। ये मन की एक हालत है। इस हालत में एक काम होता है। और मन की दूसरी हालत है जिसमें समझदारी है, करुणा है, दूसरे के हित का कुछ ख्याल है। ये मन की बिल्कुल दूसरी हालत है। इस दूसरी हालत में आप आदमी ही समझिए दूसरे हैं। तो मन की इन दो अवस्थाओं से निकलने वाले काम तो अलग अलग होंगे ही। इसी तरीके से एक आदमी जीवन भर करने के लिए जो भी काम चुनता है, जीवन भर करने के लिए, साल 2 साल करने के लिए, एक क्षण ही करने के लिए, चुनाव तो चुनाव है। आप कोई काम चुने 2 मिनट के लिए करने के लिए, चाहे 2 साल के लिए करने के लिए, चाहे 20 साल के लिए करने के लिए। तो ये जो आप काम का चुनाव करते हैं, ये भी मन की 2 अवस्थाओं से हो सकता है ना। एक अवस्था ये होती है कि मैं क्यों ख्याल करूं कि मैं करने क्या जा रहा हूं और उसका पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ेगा।
मुझे तो बस अपना उल्लू सीधा करना है, मुझे तो बस अपना स्वार्थ नापना है। तो नौकरी का चयन आप ऐसे भी कर सकते हैं, और नौकरी का, अपने काम का, अपने पेशे का चयन ऐसे भी करा जा सकता है कि आपके सामने कोई ज़्यादा बड़ा विस्तृत आदर्श हो और उस आदर्श की सेवा करने के लिए आपने वो काम चुना हो। तो इसीलिए ये ठीक नहीं है कि आप कह दें कि सब काम एक होते हैं, और कोई किसी प्राइवेट कंपनी में कोई यूं ही नौकरी कर रहा है, या कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, या कुछ अपना कोई काम धंधा कर रहा है, और एक सैनिक है। इन सब के काम में कोई अंतर नहीं है, तो सैनिक को किसी विशेष सम्मान वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, सम्मान सभी का करा जाना चाहिए, लेकिन जैसे आदमी और आदमी में फ़र्क होता है, वैसे ही काम और काम, पेशे और पेशे में फ़र्क होता है। कुछ पेशे होते हैं इस काबिल कि अगर उनको करने वाला ईमानदार है तो वो एक विशेष सम्मान का पात्र होता है।